नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 25 दिसंबर की तुलसी पूजन यात्रा की तैयारी तेज, संगठन की बैठक में बांटी गई जिम्मेदारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर जॉर्डन के लिए रवाना, शीर्ष नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठकें। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं का किया अभिवादन, बिहार से पहली बार बना कोई राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। द्वारका रेंज आईजी ने खंभालिया में किया वार्षिक पुलिस इंस्पेक्शन, सेरेमोनियल परेड का किया गया आयोजन। सूरत में पुराने मकान की 2 मंजिलें गिरी, 2 बुजुर्ग सुरक्षित, राहत और बचाव कार्य शुरू। नरसेवा नारायण सेवा समिति उन्नाव द्वारा 25 दिसंबर को प्रस्तावित विशाल तुलसी पूजन यात्रा की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में संगठन कार्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिम्मेदारियों का वितरण जो है वो किया गया और प्रचार सामग्री के साथ बस्तियों में जनसंपर्क बढ़ाने का आह्वान भी किया गया। संस्था के संस्थापक विमल द्विवेदी ने कहा कि स्कूलों में क्रिसमस से जुड़े कार्यक्रम और चंद छोटे बच्चों में सॉफ्ट कन्वर्जन का माध्यम बन रहा है। उन्होंने हिंदू समाज से सावधान रहने की अपील करते हुए दावा किया कि ईसाई मिशनरियों द्वारा लालच और अंधविश्वास के नाम पर गंभीर बीमारियों के इलाज का भ्रम फैलाया जाता है। आगे वो ये भी कहते हुए नजर आए कि जनजागरण के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को यात्रा में शामिल किया जाए और उनको प्रेरित किया जाए, ताकि पहले सालों की भांति यात्रा को भव्य और दिव्य स्वरूप दिया जा सके। वर्षों की भांति इस वर्ष भी 25 दिसंबर को नरसेवा नारायण सेवा समिति उन्नाव द्वारा निकाली जाने वाली 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस 9वीं विशाल यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक आज कार्यालय पर की गई है, जिसमें यात्रा को संपन्न कराने व भव्य बनाने हेतु संस्था के पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसमें सभी से एक विशेष आग्रह किया गया है कि वो अपने आसपास की बस्तियों में आसपास रहने वाले लोगों से महाजनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को घर घर जाकर विशाल तुलसी पूजन दिवस यात्रा के लिए आमंत्रित करें व नगर के सम्मानित नागरिकों सहित समस्त जनपद वासियों से मेरा एक विशेष आग्रह भी है कि क्रिसमस दिवस पर वो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें, सेंटा ना बनाएं। ये प्रभु श्री राम और कृष्ण की धरती है, संतों की धरती है। यहाँ आगामी 25 दिसंबर को निकलने वाली तुलसी पूजन दिवस यात्रा में अपने बच्चों को श्री कृष्ण भगवान राम बनाकर लाएं व सपरिवार तुलसी पूजन दिवस यात्रा में सम्मिलित हों और इसे भव्य व दिव्य बनाकर पुण्य के भागीदार बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन की राजधानी अम्मान के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी तीनों देशों के शासकों और शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा सहयोग और क्षेत्रीय साथ ही वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार की माने तो ये यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और मजबूत करने के साथ साथ रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर पटना से। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए नजर आए, अभिवादन करते हुए उनका नजर आए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नितिन नवीन अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए। जिस तरीके से पहले कार्यकर्ताओं का अभिवादन वो स्वीकार करते थे, उसी तरह कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं को उन्होंने नमन किया। नेतृत्व को और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि एक युवा को मौका मिला है, निश्चित रूप से एक सही निर्णय लिया गया है और हम लोग सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन अपने आवास पर तमाम जो उन कार्यकर्ताओं को अभिवादन कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता जो उनको 5वीं बार जो विधायक बनाने के साथ साथ दो बार जो है मंत्री बनाने का काम किया। अब जो है बीजेपी की बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उसके बाद नितिन नवीन जो है लोगों से अभिवादन कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर देखकर आप साफ
तौर पे समझ सकते हैं किस तरीके से नितिन नवीन जो है लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। बता दें कि पहली बार जो है बिहार से कोई देश के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि कल उन्होंने एक अभिनंदन समारोह किया था। अभिनंदन समारोह के दौरान ही केंद्रीय मंत्री का फ़ोन आता है, उसके बाद जो है इनको जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो ऐसे में कहते हैं विधानसभा चुनाव में परिणाम जिस तरीके से मिला, बिहार विधानसभा चुनाव में परिणाम, उसके बाद जो है एक बिहार को एक बड़ा गिफ्ट मिला कि बिहार से जो है पार्टी का जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। देख रहे होंगे नितिन नवीन जो है लोगों को अभिवादन कर रहे हैं। नितिन नवीन जो है अभी मीडिया से मुखातिब नहीं रहे हैं, मीडिया से बातचीत करने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर को देखकर आप साफ तौर पे समझ सकते हैं किस तरीके से एक सुलझे हुए आदमी, एक जमीन से उठे हुए आदमी जो है उनको एक बड़ी पार्टी की जो है जिम्मेदारी मिली है और लोगों को अभिवादन कर रहे हैं, लोगों के आशीर्वाद को स्वीकार कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है 2 बार जो है उनको बिहार सरकार में मंत्री होने का भी मौका मिला और अब जो है उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। देखने वाली बात यह होगी कि आगे जो 4 राज्य के विधानसभा चुनाव है, चुनाव में किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं। सहयोगी गांधी के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर द्वारका से। द्वारका जिले के दौरे पर रेंज आईजी अशोक कुमार यादव आज खम्बालिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने द्वारका रेंज का सालाना इंस्पेक्शन किया। खम्बालिया पुलिस ग्राउंड में एक शानदार सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के लगभग 140 पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों ने अनुशासित तरीके से हिस्सा लिया। परेड के बाद रेंज आईजी ने पुलिस कर्मचारियों के परफॉर्मेंस, अनुशासन और तैयारियों का रिव्यू किया। इसी के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा लगाई गई अलग अलग प्रदर्शनियों का भी इंस्पेक्शन किया गया। इन प्रदर्शनियों में मॉडर्न इक्विपमेंट, क्राइम कंट्रोल के तरीकों और पुलिस के रोजाना के काम के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर रेंज आईजी अशोक कुमार यादव ने पुलिस कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका बहुत अहम है। साथ ही उन्होंने लोगों की सेवा, अनुशासन और कुशलता के साथ अपनी ड्यूटी करने की अपील की। बहुत अच्छा काम करने वाले पुलिस कर्मियों को रेंज आईजी ने अवार्ड देकर सम्मानित किया, जिससे पुलिस कर्मियों का उत्साह और हौसला बढ़ा है। खबर सूरत शहर के रानी तालाब इलाके में एक चौंकाने वाली बड़ी घटना सामने आई है। इलाके में स्थित एक पुराने मकान का पहला और दूसरा मंजिल जो था वो अचानक भरभरा कर गिर जाने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तेज आवाज के साथ मकान गिरते ही आसपास के लोग दहशत में आ गए और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे के तुरंत बाद यह जानकारी सामने आई कि मकान के मलबे में 2 लोग दब गए हैं। स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल इसकी सूचना दमकल विभाग और प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम फायर इंजन और आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में फंसे 2 बुजुर्गों को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हर कदम बेहद सावधानी से उठाया गया ताकि किसी अन्य को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। दोनों बुजुर्गों को प्राथमिक उपचार देने के बाद एम्बुलेंस के जरिए तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल हालात पर काबू पा लिया गया है, जबकि मकान गिरने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पुराने और जर्जर मकानों को लेकर वो सतर्क रहें और किसी भी तरह के खतरे की स्थिति में तुरंत संबंधित विभाग को सूचित किया जाए। खबर इटावा से। इटावा के सिविल लाइन इलाके में सिंचाई विभाग के मुख्य कार्यालय में भीषण आग लग गई, जिससे 50 सालों का रिकॉर्ड पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग सुबह लगभग बताया जा रहा है कि 5:30 बजे शुरू हुई, जब चौकीदार बलवीर सिंह टहलने के लिए गए थे और उन्होंने आग की जानकारी अधिकारियों को दी। आग इतनी भीषण थी कि लगभग 6 रूम पूरी तरह जल गए और हजारों फाइलें, जिनमें विभाग के पुराने रिकॉर्ड्स थे, कर्मचारियों से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें शामिल थी, ये सारी की सारी फाइलें नष्ट हो गई। दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। लगातार पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच की माने तो शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है, मगर इतने बड़े पैमाने की आग को देखते हुए साजिश की आशंका से भी कहीं ना कहीं दरकिनार नहीं किया जा रहा है इस पूरे फैक्ट को, और साजिश की आशंका जो है जताई जा रही है। आग लगने के दौरान मौके पर विभाग के कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं पहुंचे, जिससे इस घटना के प्रशासनिक पक्ष पर भी
सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष के कर्मचारी कमलेश कुमार ने बताया कि आग से उनका पुराना रिकॉर्ड पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। दमकल कर्मी सुभाष चंद्र ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही टीम तुरंत मौके पर पहुंची और नियंत्रित करने की कोशिश की गई। इस घटना ने न केवल विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि ये भी चिंता बढ़ा दी है कि भविष्य में ऐसे रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। शॉर्ट सर्किट हो, बच्चे टहलने आए, उन्होंने बताया आग लगी, बहुत भयंकर लगी। देखा आके तो पुराना रिकॉर्ड था, उसमें पहले आग लगी थी। उसमें कर्मचारियों की फाइलें थी, सेवा पुस्तकें थी। तो उसमें जब देखा तो फोन किया गया हेडक्वार्टर जे को, बड़े साहब को किया गया। तो जब तक ये आई तब तक भयंकर आग इधर भी फैल गई। फैलने के बाद लाइट कटवाई, उसके बाद तो लाइट उसका काबू पाया गया। क्या कोई साजिश भी आपको लग रही है? हमें तो नहीं लगता किसी साजिश। इतनी बड़ी आग लग गई है, पूरा कैंप ऑफिस जल के खाक हो गया है, परसों का रिकॉर्ड खत्म हो गया है और आप बता रहे हैं कि केवल शॉर्ट सर्किट है। हमें तो शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि कर्मचारी यहाँ पे जो कार्यरत हैं ये थे और वैसे कोई बाहर का आता था। बलबीर सिंह। बलबीर जी, ये बताइएगा, ये जो आपका ऑफिस है जी, सिंचाई विभाग का जी, कैंप ऑफिस, इसमें कैसे आग लगने का अंदेशा? ये सुबह 5:30 बजे जब मैं टहलने आया, डाक बगल ड्यूटी थी, मैं यहाँ टहलने आया, जब देखा आ गई तब मैंने सबको फोन किया। मैंने सर ऐसी है, इनको फोन किया, ये ने मैं बताई, तब फायर ब्रिगेड बुलाया, सबको बुलाया, तब ये आ गई। ऐसे हुआ। लेकिन जितनी आग लगी है जी, ये तो लंबे समय से लगी हुई आग नजर आ रही है। ये साहब जब मैंने देखा 5:30 तब ये आग लग चुकी थी। कितना नुकसान आपको लग रहा है हुआ है अंदर? ये मान कर सर, ये पूरा रिकॉर्ड ही चला गया, अंदर के जो उसमें था सब रिकॉर्ड चला गया है। कितने रूम जले हैं? रूम तो सर यही 3-4 रूम जल गए होंगे, बस कंप्यूटर वगैरह सब चले गए। यहाँ किस तरीके की फाइलें रखी थी, किस तरीके का यहाँ पे काम होता था? ये फाइलें सब हुई थी, क्या नाम, पेंशन कर्मचारियों अकाउंट का था, अकाउंट्स वगैरह। आग की हम लोगों को सूचना मिली है और आग संभवतः है, हम लोग आए थे, लगी हुई थी, तो संभवतः है कि शॉर्ट सर्किट से ही लगी होगी आग। कितने नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है? क्या क्या जल सकता है? अब इसमें जो रिकॉर्ड था वो जल गया है और अब ये अंदेशा, ये तो यही लोग अभी बताएंगे। अभी जब पूर्णता हो जाएगी तो यही लोग बताएंगे कितना नुकसान हुआ है। हो सकता है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सूरत के अठवा लाइन्स पुलिस स्टेशन क्षेत्र में पुलिस द्वारा विशेष कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में 2 पुलिस इंस्पेक्टर, 2 PSI और साथ ही 32 पुलिस कर्मियों को शामिल करते हुए 2 अलग अलग टीमों का गठन किया गया था। सागर होटल से ढींगली फलिया, पशु दवाखाना, ख्वाजा दाना दरगाह, बटेखा चौकी, मोमनावाड़, हनुमान चौराहा, सुभाष चौक, पानी की भीत, आर्य समाज हॉल, कमाल गली होते हुए पुलिस स्टेशन तक कॉम्बिंग की गई। नो से टू ड्रग्स अभियान के तहत क्षेत्र में स्थित पान के जितने गले थे, चाय की टपरियां थी, वहीं मेडिकल दुकानें थी, इनकी सघन जांच की गई। पुलिस द्वारा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और नशा मुक्ति को लेकर जन जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई। सूरत के लाजपुर सेंट्रल जेल से एक गंभीर और संवेदनशील घटना सामने आई है। रविवार 14 दिसंबर को जेल में बंद एक कैदी के अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। मृतक कैदी की पहचान सद्दाम हुसैन, जिसकी उम्र 37 वर्ष बताई जा रही है, इसके रूप में हुई है। जानकारी की माने तो रविवार सुबह करीब 11 बजे जेल की नियमित कार्यवाही के दौरान सद्दाम हुसैन को अचानक सीने और कंधे के हिस्से में असहनीय दर्द की शिकायत हुई थी। उसकी हालत बिगड़ती देख अन्य कैदियों और जेल स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। तुरंत जेल में तैनात डॉक्टर मनीष भाई ने उसकी प्रारंभिक जांच की। जांच के दौरान हृदयाघात की आशंका जताई गई, जिसके बाद बिना किसी देरी के उसे सूरत सिविल अस्पताल रेफर किया गया। जेल प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस गार्ड के काफिले के साथ कैदी को सिविल अस्पताल रवाना किया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी हालत अत्यंत गंभीर हो चुकी थी। मृतक कैदी सद्दाम हुसैन मूल रूप से नवसारी जिले के धारगिरी क्षेत्र के मुस्लिम फलिया का निवासी था। उसके खिलाफ साल 2021 में एक 12 वर्षीय बच्ची को शादी का लालच देकर बहला फुसलाकर भगाने और उसके साथ बार बार दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था। इस संबंध में नवसारी ग्रामीण पुलिस स्टेशन में पॉस्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था। लाजपुर जो कारावास है उसमें अपने सद्दाम हुसैन उर्फ इरफान अब्दुल अजीज़ रायनी करके जो एक कन्विक्टेड प्रिजनर था, जिसका उम्र है 33 साल और रहने का मुस्लिम फड़िया दारागिरी नवसारी का रहने वाला जो आदमी है, उसका अभी आज कस्टोडियल डेथ का इंसिडेंट हुआ है।
उसी वजह से अभी इंक्वेस्ट की कार्यवाही ख़त्म हुई और आगे की जो तपास चालू है, जिसमें हकीकत ऐसा है कि नवसारी रूरल पुलिस स्टेशन में सन 2021 में गुना दाखिल हुआ था। IPC 363, 366, 376 2 JIN एंड 376-3 और पोक्सो एक्ट के हेठल 4, 5L और 6 के मुताबिक जो गुना दाखिल हुआ था उसमें न्यायिक कार्यवाही खत्म हो जाने के बाद नामदार कोर्ट ने दिनांक 5/6/2023 को इस सदाम को आजीवन कैद की सख्त सज़ा सुनाते हुए और 30,000 का दंड का जो प्रावधान था उस हिसाब से सज़ा फरमाई, जैसे वो कन्विक्टेड प्रिजनर के तौर पे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र के डडियामाई गांव में बांके बिहारी मंदिर का लोकार्पण जो है वो प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने किया। इस मंदिर का निर्माण 1.23 करोड़ रुपए में हुआ। मौके पर मंत्री ने केंद्र और प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। इस अवसर पर उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन पर किसानों को गुमराह करने और विरोधी नीतियों का भी आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में सपा राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अगर कोई गलत लगता है या वोट कटने जुड़ने के सबूत हैं तो उन्हें पेश किया जाए। के प्रस्ताव पर और यहाँ के पूर्व प्रधान जी अभी बघेल साहब और अन्य जो संभ्रांत लोग हैं उनके प्रस्ताव पर श्री कृष्ण मुरारी मंदिर डडियामाई के इस मंदिर की पर्यटन विकास आविष्कार सुविधाओं के लोकार्पण के इस कार्यक्रम में आज हम लोग आए हैं। आप देख रहे होंगे कि लोगों का उत्साह, लोगों की आत्मीयता, लोगों का भाव और श्रद्धा इस मंदिर से जुड़ी थी। इसका कार्य पूर्ण होकर के भव्य दिव्य अलौकिक धार्मिक स्थल आज लोकार्पित होकर के जनता को समर्पित हुआ है। अब सूरत के अठवा लाइन्स इलाके से सामने आया एक वीडियो शहर की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। खुले रास्ते पर दिन दहाड़े एक युवक को भीड़ घेरती है। आरोप लगता है लव जिहाद का और फिर शुरू होती है सार्वजनिक पिटाई। ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद होता है और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाता है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक को घेर कर उसके कपड़े पकड़े जाते हैं, उसे घसीटा जाता है और माफी मांगने के बावजूद मारपीट जारी रहती है। बताया जा रहा है कि युवक बार बार हाथ जोड़ता है मगर भीड़ का गुस्सा थमने का नाम नहीं लेता। इस दौरान उसे अपमानित भी किया जाता है और बाल पकड़कर जबरन माफी मंगवाई जाती है। सबसे गंभीर सवाल तब उठता है जब ये सामने आता है कि घटना के समय मौके पर ट्रैफिक पुलिस के जवान भी मौजूद थे। वीडियो में पुलिसकर्मी हस्तक्षेप करते तो नजर आते हैं, लेकिन स्थिति पर उनका नियंत्रण कमजोर दिखाई पड़ता है। भीड़ निडर होकर मारपीट जारी रखती है। मानिए कानून का कोई डर ही ना हो। इस घटना को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP ने स्वरक्षा इसको बताया है, यानी सेल्फ डिफेंस इसको बताया है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि युवक एक कॉलेज छात्रा को लंबे समय से परेशान कर रहा था और चेतावनियों के बावजूद मान नहीं रहा था। ABVP का दावा है कि छात्राओं की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया, मगर सवाल ये कि क्या किसी भी आरोप के आधार पर सार्वजनिक तौर से सजा देना सही है? क्या फैसला करने का अधिकार भीड़ को है? इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। हालांकि उमरा पुलिस स्टेशन का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है और तथ्यों की पड़ताल फिलहाल की जा रही है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत डाली गई पाइपलाइन की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है। डीएम ने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द लंबित कार्य पूर्ण किए जाएं। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बिस्वा नीलम चौधरी को अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि रात के समय प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
यानी जो लाइट्स की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं उन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और विकलांग कक्ष को देखते हुए जन्म प्रमाण पत्र साथ ही अन्य आवेदनकर्ता से दूरभाष के माध्यम से वार्ता करते हुए आवश्यक जानकारी ली। डीएम ने रजिस्टर का अवलोकन करते हुए कमी मिलने पर अधिशासी अधिकारी बिस्वा को भी फटकार लगाई है। डीएम ने जल कक्ष को देखते हुए जलापूर्ति के लिए पानी की टंकी और गाड़ियों की लॉगबुक भी चेक की। जिलाधिकारी ने लिपिक निर्माण कक्ष में रजिस्टर का अवलोकन करते हुए कमी मिलने पर विभाग के जेई राजेश पाल को नोटिस तक जारी कर दिया है। डीएम ने पेयजल के लिए व्यवस्था योजना के अंतर्गत कराए जा रहे जितने भी काम हैं और उसमें होने वाली जितनी भी लापरवाहियां हैं उस पर कठोर कार्यवाही की भी बात कही है। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में घने कोहरे ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, जिसने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रभावित हो गया जनजीवन। इससे कोहरे की वजह से शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे कि वाहन चालक दिन भर में हेडलाइट जलाकर अपने गंतव्य तक पहुंचने को मजबूर हैं। वहीं कोहरे के साथ साथ प्रदूषण भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर आज के पोल्यूशन लेवल की बात करेंगे तो बुलंदशहर का AQI 581 दर्ज किया गया है, जो बेहद चिंताजनक श्रेणी में आता है। फॉग और स्मॉग के इस खतरनाक मिश्रण ने लोगों की सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया है। सांस लेने में दिक्कत से लेकर आंखों में जलन, गले में खराश जैसी अनेक समस्याओं का सामना जनता कर रही है। घने कोहरे के चलते सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। खासकर बुजुर्गों और छोटे बच्चों को कड़ाके की ठंड से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। स्कूली बच्चों को भी ठंड और कोहरे के बीच घर से स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वाहन चालक लगातार लाइट जलाकर बेहद सावधानी से वाहन चला रहे हैं। पूरे जनपद का यही हाल है। बुलंदशहर पूरी तरह से कोहरे की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, मगर पिछले 2 दिनों से लगातार कोहरा जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है और कड़ाके की ठंड का प्रकोप तेज होता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो कोहरे और प्रदूषण के कारण रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। पिछले 2-3 दिन से कोहरा बहुत ज्यादा है। सुबह और शाम कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। ठंड काफी बढ़ गई है, जैसा तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। बच्चे, बुजुर्ग सब इस दिक्कत का सामना कर रहे हैं। प्रदूषण भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती हुई लोगों को दिखाई दे रही है। भाई साहब, मेरा नाम है वीरेश ठाकुर। कोहरा पड़ रहा है, ठंड पड़ रही है। हाँ जी। हालात के सहारे आपने किस तरह की परेशानी मौसम में आती है? दादा देखो, हमें तो अभी इतनी परेशानी नहीं आ रही है। इतनी परेशानी आ रही है कि दिखाई कम दे रहा है कोहरे की वजह से। लेकिन हमारी भाभी जी हैं, बराबर में बैठी हुई हैं। अभी ये रोड पार दुकान पर से कुछ सामान लेने जा रही थी तो ये DCM से टकराते बच गई। अभी हमारे चाचा जी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, 80, 82, 85 साल की उम्र हो गई है। इनको सांस लेने में परेशानी आ रही है। तो ये है कि उम्र का और कोहरे का थोड़ा वो है, और कोई परेशानी नहीं है। और क्या क्या समस्या है यार? समस्या यही है कि छोटे स्कूली बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, और उनको दिखाई रोड पर दिखाई ना देने की वजह से उनको स्कूल जाने में परेशानी हो रही है बच्चों को। और मजदूर जो रोजगारी के लिए जाता है अपनी दिहाड़ी के लिए, उसको जाने में काम पर बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ी समस्या हो रही है। बेचारा कैसे जाए कि दिखाई नहीं दे रहा है रोड पर, और जब जाएगा नहीं तो कमा के क्या लाएगा बेचारा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।